Good morning, students. In political science, in today's political science class, we are going to discuss the first chapter of the second book, that is Challenges of Nation Building. We have already done some part, and today what we are going to learn is about the integration of princely states into Indian Union. Okay, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. बहुत सारे princely states थे जिन्हें जो कि इंडिया को ज्वाइन जिनको करवाना था. सो दैट वाज अ बिग इशू. नाउ वी आर गोइंग टू, हम इसमें क्या देखेंगे वो कि गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे नेगोशिएट किया जाए, एंड गवर्नमेंट का स्टैंड हम देखेंगे. इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें क्या स्टैंड लिया, एंड हाउ डिड द प्रिंसली स्टेट्स रिएक्ट. some of the case studies we'll be looking into which caused a lot of problem, and their integration into Indian Union created a lot of problems. Okay, so first if we see that when this idea of partition, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इसको इंडियन गवर्नमेंट को जो ऑप्शंस दिए थे, those were that all princely states will be considered independent as far as Britishers are concerned, and all princely states have the right to join the Indian Union. They have the right to join Pakistan, and they also have the right to join or have the right to remain independent. तो बेसिकली प्रिंसली स्टेट के सामने तीन ऑप्शन थे, या तो वो इंडियन यूनियन ज्वाइन करें, या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या फिर वो दोनों को नहीं ज्वाइन करते हुए इंडिपेंडेंट रह सकते थे. ओके, नाउ ये प्रैक्टिकली इसमें ये इतना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज फिजिकली सम स्टेट्स लाइक हैदराबाद जो हम देखेंगे जहाँ से प्रॉब्लम हुआ. तो इनिशियली लेट्स सी दैट द ट्रेवनकोर, the princely state of Travancore was the first state to announce कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे. तो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट आया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडियन यूनियन ज्वाइन नहीं करेंगे, वो था ट्रेवनकोर. द नेक्स्ट डे द निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट हैदराबाद विल ऑल्सो रिमेन इंडिपेंडेंट एंड विल नॉट ज्वाइन द इंडियन यूनियन. जूनागढ़ का इशू हम जानते ही हैं. जूनागढ़ का जो निज़ाम, सॉरी द रूलर नवाब हु वाज देयर, he handed over the letter of accession. letter of accession क्या था? letter of accession इन princely states को साइन करके देना था. अगर वो इंडियन यूनियन को दे देते हैं तो फिर they will become part of the Indian Union. So if they give it to the Indian government, then obviously they become part of the Indian Union, and if they hand it over to the Pakistan, then they become part of the Pakistan. Okay, so the Nawab of in Junagadh, he handed over the letter of accession to Pakistan, and by that obviously the Nizam, the Junagadh becomes part of Pakistan. But the problem there was that the majority population in Junagadh वो हिंदू population थी, and this objection was raised, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे plebiscite कराना पड़ा. People were asked to vote, and उन्हें सिंपल वो जो है plebiscite एक तरीके का वोटिंग नहीं होता है, बट उसमें लोगों को एक आंसर देना होता है वेदर दे वांट टू जॉइन इंडिया और दे वांट टू जॉइन पाकिस्तान. क्योंकि वो हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पर थी मेजॉरिटी में, इसीलिए वहाँ पर प्लेबिसाइट का रिजल्ट वाज वेरी क्लियर एंड पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ इंडिया, एंड इस तरह से जूनागढ़ को इंडिया में शामिल कर लिया गया. इवन दो द नवाब ऑफ जूनागढ़ ही हैंडेड ओवर द लेटर ऑफ एक्सेशन टू पाकिस्तान, और वो फिर पाकिस्तान में जाके उन्होंने वहाँ पे असाइलम ले लिया और फिर वो पाकिस्तान में जाके रहने लगे. तो जूनागढ़ का जो प्रॉब्लम हुआ था वो तो इस तरह से सॉल्व हुआ. वहाँ पर प्लेबिसाइट कराया गया, और प्लेबिसाइट का जो रिजल्ट था वो इंडिया के फेवर में आया, और इस तरह से जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया. ओके, द हैदराबाद, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ही वॉज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. ही न्यू कि फिजिकली वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान को. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, लेकिन हैदराबाद का इशू सॉल्व नहीं हुआ था. ओके, तो जो प्रॉब्लम्स थे उस समय वो हम देखेंगे. एंड इसमें जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, दीज वर द प्रॉब्लम्स, दीज वर द स्टेट्स विच हैड नॉट जॉइन द इंडियन यूनियन. एंड यहाँ पर इस चैप्टर में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कश्मीर, ये फर्दर आगे चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे. एंड इस चैप्टर में जो हम दो केस स्टडी डिस्कस करेंगे, वी विल लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ हैदराबाद एंड ऑल्सो
the problem of Manipur. Okay, but before we do that, let us see what was uh, government's approach. Okay, government ने इसमें क्या उनका एटीट्यूड था, क्या स्टैंड था. उस समय जो गवर्नमेंट थी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं हुई थी. कॉन्स्टिट्यूशन उस समय अडॉप्ट नहीं हो पाया था, एंड कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था, एंड इसलिए इलेक्शंस भी नहीं हो सकते थे और कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती थी. बट व्हाट ब्रिटिशर्स हैड डन वाज दैट दे हैड फॉर्म्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट with Jawaharlal Nehru as the Prime Minister and Sardar Patel as the Deputy Prime Minister as well as the Home Minister of India. So ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी वो बनी सरदार पटेल की, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी थे और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे. ओके, सो ही स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विद दिस प्रिंसली स्टेट्स. उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के साथ बातचीत करके, नेगोशिएट करके उन्हें कन्विंस करना शुरू किया और उनसे लेटर्स ऑफ एक्सेशन उन्होंने लेने शुरू किए. उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे और जो भी बातचीत के जरिए उसको सुलझाने की कोशिश की उन्होंने. बट इट वॉज नॉट वेरी ईजी. एंड ये ईजी क्यों नहीं था उसको समझने के लिए यहाँ पर दिया गया एक एग्जाम्पल दैट फॉर इंस्टेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स. There were 26 small states in what is present day Odisha. Odisha is not a very large state, and Odisha जैसे छोटे से स्टेट के 26 पार्ट्स थे. 26 उसमें प्रिंसली स्टेट्स आते थे. तो अगर उड़ीसा जैसे स्टेट को, उतनी टेरिटरी को अगर इंडिया में शामिल करना है, देन सरदार पटेल हैड टू नेगोशिएट विद 26 डिफरेंट प्रिंसेस, किंग्स, एंड उनसे नेगोशिएट करके उनसे उन्हें लेटर ऑफ एक्सेशन लेने होंगे. तब जाके एक उड़ीसा जैसा स्टेट, उसमें उड़ीसा तो नहीं था ऑब्वियसली, बट वो साइज़ की बात की जा रही है कि उड़ीसा जितना स्टेट में 26 प्रिंसली स्टेट्स आते थे. अगर हम सौराष्ट्र रीजन की बात करें जो कि गुजरात का पार्ट था, गुजरात रीजन था, एंड वहाँ पर देवर 14 लार्ज स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट्स. सो यू कैन सी दैट नेगोशिएटिंग विद सो मैनी पीपल इन सच अ शॉर्ट टाइम, ये सबसे बड़ा चैलेंज था. Obviously, this responsibility was carried out by the then Home Minister and the Deputy Prime Minister Sardar Patel. Okay, so he started the negotiations. Government का जो approach था उसके government के 3 considerations थे. First was that people of most of the princely states, Indian government का मानना था कि जो लोग हैं, okay, ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके लोग इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, एंड दे शुड हैंड ओवर द लेटर ऑफ एक्सेशन टू इंडिया. ये इंडियन गवर्नमेंट का मानना था कि क्योंकि लोग चाहते हैं इंडियन यूनियन में ज्वाइन करना, इसीलिए जो वहाँ के रूलर्स हैं दे शुड हैंड ओवर द लेटर ऑफ एक्सेशन टू द इंडियन गवर्नमेंट. सेकेंड वॉज दैट द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल. अगर थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार थे कि अगर कुछ प्रिंसली स्टेट्स उनसे कुछ प्रिविलेजेस या कुछ उनके अपने डिमांड्स हैं तो उसको इंडिकेशन था कि हम उन्हें मीट करने के लिए तैयार हैं. सो दे वर विलिंग टू शो सम फ्लेक्सिबिलिटी, जब उनका मेन ऑब्जेक्टिव लेकिन यही था कि दे शुड द प्रिंसली स्टेट शुड मर्ज विद इंडिया. इस मर्जर के साथ अगर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत थी तो वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए भी तैयार थे. थर्ड, ये बहुत क्लियर हो चुका था विद द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान दैट इंडियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बन चुकी थी और अटमोस्ट सुप्रीम इम्पोर्टेंस इस बात की थी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन यूनियन, दिस हैड गेन्ड सुप्रीम इम्पोर्टेंस. सबसे ज़्यादा उस समय इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत बढ़ चुकी थी क्योंकि पार्टीशन हो चुका था एक, और इंडियन गवर्नमेंट कोई दूसरी चांस नहीं लेना चाहती थी. एंड किसी भी प्रिंसली स्टेट्स को फ्लेक्सिबल तो वो होना चाहते थे कि अगर कुछ उसमें गुंजाइश है तो वो करने के लिए तैयार थे, बट इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई प्रिंसली स्टेट्स इंडियन यूनियन को ज्वाइन ना करे. ओके, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स सक्सेसफुली वो ज्वाइन हो गए. एंड बट बिफोर 15th August 1947 peaceful negotiation had brought almost all the states with the territories whose territories were contiguous to the new boundaries of India, जो इंडिया से लगे हुए थे, वो इंडियन यूनियन में शामिल हो गए. द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन,
ये लेटर था, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑब्वियसली बोला जाता है, और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके इंडियन गवर्नमेंट को उस समय हैंड ओवर कर दिया। प्रॉब्लम किन का रहा? प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट Hyderabad and Manipur in this section. Okay, Hyderabad was the largest of the princely states, okay, and it was surrounded entirely by Indian territory. Still he wanted to remain independent. I don't know how that was possible. Some part of the old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. तो एक बड़ा स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था ये। इसमें आज का जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र का जो रीजन है वो भी आता था, तो एक बड़ा ये स्टेट था। इसका जो रूलर था, ही वाज कॉल्ड निज़ाम, एंड ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड उनकी जो वेल्थ है उसको लंदन बैंक के वहाँ पर रखी हुई थी, जिसको अभी उन्होंने हैंड ओवर किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ओके, द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। उसका स्टैंड ये था निज़ाम का, दैट Hyderabad would remain independent. Okay, it will not join the Indian Union. And इस negotiation में अगर जो टाइम चाहिए बातचीत के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट कहीं बाय फोर्स हैदराबाद को शामिल ना कर ले, क्योंकि जूनागढ़ के साथ कुछ ऐसा हो रहा था, इसीलिए what he did was he entered into a standstill agreement. जैसे किसी कोर्ट में एक स्टे ऑर्डर आ जाता है किसी प्रॉपर्टी के विवाद पर, ऐसे ही यहाँ पर एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ही साइन विद द इंडियन यूनियन फॉर 1 ईयर। दैट फॉर 1 ईयर जब तक नेगोशिएशंस हो रहे हैं तब तक ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लागू रहेगा। मतलब इंडियन गवर्नमेंट हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल नहीं करेगी। इन द मीन टाइम वहाँ पर एक मूवमेंट ऑफ पीपल वो होने लगा तेलंगाना रीजन में। तेलंगाना ये अभी जो स्टेट बना है ये उस समय हैदराबाद प्रिंसली स्टेट का पार्ट था, और उस रीजन में वहाँ पर एक पीजेंट्स किसान लोगों ने वहाँ पर एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। एंड दिस मूवमेंट, इसमें काफ़ी विमेन भी थी, एंड दिस मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कम्युनिस्ट एंड द स्टेट कांग्रेस। वहाँ पे जो कांग्रेस की जो यूनिट थी जो हैदराबाद स्टेट में, उन्होंने इसे सपोर्ट किया इन पीजेंट्स को। वहाँ जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, और ये मूवमेंट जोर पकड़ गया। नाउ हैदराबाद का जो निज़ाम था, ही हैड टू रिस्पॉन्ड, एंड ही रिस्पॉन्डेड बाय सेंडिंग हिज पैरामिलिट्री फोर्स। उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे, और जिन्हें राजाकर्स कहा जाता था, ये काफ़ी माना जाता था कि ये काफ़ी एट्रोसिटीज़ लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे, और ऐसा ही इन्होंने किया। द एट्रोसिटीज़ एंड कम्युनल नेचर ऑफ द राजाकर्स, ये कम्युनल इसलिए क्योंकि निज़ाम यहाँ पर इज़ अ मुस्लिम रूलर, एंड तेलंगाना रीजन में जो ज़्यादातर जो पीजेंट्री जो कि कर रहे थे ये आंदोलन, दे वर हिंदूज, सो दे स्टार्टेड murdering, looting these people, targeting particularly the non-Muslims. तो non-Muslims के साथ ये जो राजाकर्स नाम की पैरामिलिट्री फोर्स थी निज़ाम की, इन्होंने काफ़ी बुरा बर्ताव किया, लोग और अंगेस्ट हो गए। द इंडियन गवर्नमेंट इनफैक्ट गॉट अ चांस, और इसको एक आधार बनाकर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर आर्मी भेज दी, एंड निज़ाम वॉज ऑब्वियसली taken into custody. The central government had to order the army to tackle the situation. September 1948. Okay, so almost after a year. Okay, 1948, एक साल बाद इंडिपेंडेंस के सितंबर 1948, Indian army moved in to control the Nizam forces, and after a few days of fighting, वहाँ पर जो निज़ाम की फोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी के बीच में थोड़ा बहुत ऑब्वियसली फाइटिंग हुई। द निज़ाम सरेंडर्ड एंड दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन इनटू इंडियन यूनियन। सो हैदराबाद डिडंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, बट दैट कुडंट बी पॉसिबल इवन दो ही एंटर्ड इनटू अ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट फॉर अ ईयर, बट समहाउ दैट स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट भी तब तक शायद टर्मिनेट हो ही गया होगा, बिकॉज इट वाज ओनली फॉर अ ईयर, एंड देन ही सरेंडर्ड आफ्टर अ ईयर। इन सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी वहाँ मूव कर गई, एंड इस तरह से हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। द अदर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हम देखेंगे मणिपुर। मणिपुर का क्या इशू था, एंड ये वो इश्यूज हैं जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद भी लिंगर ऑन करते रहे, और ये प्रिंसली स्टेट्स पार्ट नहीं बन पाए।
और बाद में फिर इस हैदराबाद बना 1948 सितंबर 1948 में. What was the issue in Manipur? Let us see that. A few days before independence, जो महाराजा ऑफ मणिपुर थे बोध चंद्र सिंह, ओके, ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट. उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ लेटर ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसे साइन कर लिया इंडिपेंडेंस से पहले ही. बट ही डिमांडेड ऑटोनॉमी, ओके, दैट ही वुड ऑब्वियसली लुक इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट. ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो मिलिट्री वगैरह है वो इंडियन गवर्नमेंट की होगी, लेकिन जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो खुद मैनेज करेंगे. तो ये उनको ऑटोनॉमी और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने दे भी दी होगी. तो इस अश्योरेंस पे उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेशन दे दिया दैट इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड अंडर दी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में सभी के पास इंटरनल अथॉरिटी थी. सो ही वांटेड कि ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट जा रही है, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जगह इंडियन गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको मानने के लिए तैयार थे, लेकिन इंटरनल अफेयर्स विल बी मैनेज्ड बाय द महाराजा ऑफ मणिपुर हिमसेल्फ. ओके, तो यहाँ पर अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन 1948. नाउ पब्लिक का प्रेशर, डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंट हो चुका था इंडिया. सो मणिपुर के महाराजा ने प्रेशर था कि वो वहाँ पे इलेक्शन कराएं. उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन कराए. सो बेसिकली मणिपुर बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शंस, एंड उसका नतीजा ये हुआ कि मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ओके, राजा है ही, महाराजा है, लेकिन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन हो गया, तो वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. ओके, सो महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948 इंडिपेंडेंस के बाद, एंड दिस स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार नहीं हुआ था, एंड फर्स्ट इलेक्शंस भी नहीं हुए थे. सो हम देखें तो मणिपुर का जो स्टेट है दैट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शंस, एंड दैट इज हाउ मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. पहले वो मोनार्की था, नाउ इट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब जून 1948 में वहाँ पे इलेक्शंस करा दिए गए. ओके, now the Manipur was the first Indian state to hold an election based on universal adult franchise. उससे पहले भी इलेक्शंस होते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह के इंडिया में होते थे, बट वो